तो कहानी 1878 में शुरू होती है और हम वॉटसन नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जो एक एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है। वो बताता है कि आज से कई साल पहले विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक डॉक्टर ने ऐसी तकनीक इजाद की थी जिससे कि एक मरे हुए शरीर के अंदर आत्मा को वापस भरा जा सकता है। उसने एक ऐसे मृत शरीर को बनाया था जिसमें आत्मा थी, सोचने समझने की क्षमता भी थी और वो दूसरे पर हमला भी कर सकता था। बेसिकली ये कॉप्स बोल सकती थी और इसका नाम था द वन। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन का ये इन्वेंशन खुद एक दिन भाग निकला और अपने साथ उसके रिसर्च नोट्स भी ले गया जिसमें वो तकनीक लिखी हुई थी। तो अब इतने साल बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर विक्टर के जैसे ही मृत शरीर से काम लेने का तरीका निकाल लिया है। ये टेक्निक आर्टिफिशियल होती है जिसमें एक बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल आत्मा भरी जाती है मशीन के जरिए। यानी कि ये जो शरीर होगा वो किसी मजदूर की तरह काम करते हैं, देश के लिए लड़ते भी हैं, लेकिन इनमें कोई विचार या भावना नहीं होती। इस तकनीक को नेक्रोवेयर कहा जाता है और ये बिल्कुल किसी कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है। यानी देखा जाए तो पहले जिस डॉक्टर ने बनाया था वो काफी नेचुरल सा प्रतीत होता था, लेकिन ये वाला बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल है। तो आज वॉटसन भी नेक्रोवेयर के जरिए अपने दोस्त फ्राइडे के शरीर को जिंदा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वॉटसन विक्टर की तरह अपने दोस्त को आत्मा से ही जिंदा करना चाहता था। अतः वो उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है जिसमें वो उसे लड़ना और इंसानों की तरह सोचना सिखाएगा। दूसरी तरफ हम लंदन का नजारा देखते हैं जहां लाखों की तादाद में नेक्रोवेयर्स बनाए जा रहे हैं ताकि उनसे काम निकाला जा सके। इस नेक्रोवेयर को एक खास मशीन के जरिए बनाया और अपडेट किया जाता है जिसका नाम है चार्ल्स बैबेज। तो अगले सीन में हम वॉटसन और फ्राइडे को लैब में काम करते देखते हैं जब अचानक वहां एक अंग्रेज ऑफिसर आ पहुंचता है। यह ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी का अफसर एम है जिसे किसी के जरिए वॉटसन और फ्राइडे का पता चल गया है। एम वॉटसन को पहले तो जेल में डालने की धमकी देता है, लेकिन वॉटसन के रिसर्च के बारे में जानकर वो उसे अपने साथ एक स्पेशल ऑपरेशन में शामिल कर लेता है। यहां से कहानी आगे बढ़ती है और हम वॉटसन और फ्राइडे को लंदन में देखते हैं जहां बीच सफर में कुछ रशियन नेक्रोवेयर उन पे हमला कर देते हैं। वॉटसन फ्राइडे को गन चलाने का ऑर्डर देता है और फ्राइडे कई नेक्रोवेयर का सामना करता है। एम का वफादार फेडरिक उन्हें बचाता है और वॉटसन को बताता है कि असल में रशिया ने अपने नेक्रोवेयर के अंदर बॉम्ब छुपाना शुरू कर दिया है ताकि ब्रिटेन पे हमला कर सके। आगे फ्राइडे और वॉटसन एम के पास पहुंचते हैं जो उन्हें उनके मिशन के बारे में बताता है। एम बताता है कि रशिया का एक जाबाज कॉप्स इंजीनियर है एलेक्सी जो इस वक्त कुछ नेक्रोवेयर की सेना लेकर निकला है और अफगानिस्तान के जंगलों में छुपा है। सभी को शक है कि एलेक्सी ऐसे मृत लोग बनाने की कोशिश में है जिनमें आत्मा और बुद्धि हो ताकि वो दुनिया पे राज कर सके। यही नहीं, एम का कहना था कि इस वक्त एलेक्सी के पास विक्टर की खोई हुई नोट्स भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल वो अपनी आर्मी खड़ी करने में कर सकता है। एम चाहता है कि वॉटसन एलेक्सी का पता लगाए और उसे रोके। तो अगले दिन वॉटसन, फ्राइडे, फ्रेडरिक और एक रशियन निकोलाई मिलकर अफगानिस्तान के लिए निकलते हैं ताकि समय रहते एलेक्सी को रोक सके। वॉटसन को निकोलाई पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो भी रशियन है, लेकिन निकोलाई बताता है कि रशिया खुद भी एलेक्सी को रोकना चाहता है। उनके पास पक्की खबर है कि एलेक्सी ने विक्टर की थियरी पकड़ ली है और वो एक्चुअली में असली आत्मा वाले नेक्रोवेयर बना रहा है जिससे पूरी दुनिया पे खतरा है। इधर अफगानिस्तान पहुंचते ही वॉटसन की टीम पे नेक्रोवेयर की एक सेना हमला कर देती है। ये मृत बहुत एडवांस लग रहे थे जो जानते थे कि उन्हें कब किस पर हमला करना है। वॉटसन और निकोलाई इन नेक्रोवेयर में इंसानों जैसी इंटेलिजेंस देखकर चौंक जाते हैं और इस हमले में इनकी जान बचाती है हेडलाई जो खुद यूएस प्रेसिडेंट की खास सेक्रेटरी थी। अब प्रोनाउंसिएशन हेडली है या हेडाली थोड़ा सा मैनेज कर लेना। खैर, हम देखते हैं कि वॉटसन हमलावरों में से एक नेक्रोमैन को साथ ले जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है। ये नेक्रोवेयर काफी गुस्से में लग रहा था और कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था जो आर्टिफिशियल नेक्रोवेयर के लिए नामुमकिन था। इससे वॉटसन का शक और भी बढ़ जाता है कि इन कॉर्प्सेस में असली आत्मा हो सकती है। तो उस रात हेडली वॉटसन से मिलने आती है। वो उससे उसके रिसर्च के बारे में काफी सवाल पूछने लगती है और वॉटसन अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे बता देता है। हेडली इस एक्सपेरिमेंट में काफी इंटरेस्ट लेती नजर आती है और कहती है कि वो खुद भी एक सोल की तलाश में है। आगे हम वॉटसन, निकोलाई और फ्रेडरिक को एलेक्सी के अड्डे की तरफ बढ़ते देखते हैं जहां एलेक्सी ने कई एडवांस्ड कॉर्प्सेस की सेना बना रखी थी। एलेक्सी उनका स्वागत करता है और वो निकोलाई को धन्यवाद देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि निकोलाई हमेशा से एलेक्सी के साथ ही था।
जी हाँ, वॉटसन एलेक्सी से पूछता है कि उसने विक्टर के नोट्स को कहाँ छुपाया है, लेकिन एलेक्सी इस बात पर बहुत अजीब बिहेव करता है और कहता है कि यदि कभी वॉटसन को वो नोट्स मिल जाए तो उसे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना होगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। खैर, तो अगले दिन वॉटसन और फेडरिक को एलेक्सी डिल्यूजनल हालत में मिलता है जहां उसने निकोलाई के जिंदा शरीर को नेक्रोफाई कर दिया था। वो रिवील करता है कि उसने ऐसे ही अपनी एडवांस सेना बनाई है जहां वो दूसरे जिंदा लोगों को लाशों में बदल रहा है। जी हाँ, वॉटसन ये मानने से साफ इनकार कर देता है कि विक्टर के रिसर्च में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ था। वो कहता है कि विक्टर ने आत्मा को वापस शरीर में डालने की तकनीक बनाई थी जो ये कभी नहीं हो सकती। इस हादसे के बाद एलेक्सी अपना दिमागी संतुलन खो देता है और खुद को भी मार डालता है, लेकिन उससे पहले वो वॉटसन को यह पता जाता है कि विक्टर के कागज इस वक्त जापान में कहीं मौजूद है। वो वॉटसन से वादा लेता है कि वो हर हाल में उन नोट्स को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हादसे के बाद वॉटसन फ्राइडे और फेडरिक के साथ अफगानिस्तान से निकल जाता है, जबकि हम देखते हैं कि निकोलाई की तरह एलेक्सी खुद को भी लिविंग कॉर्प्स में बदल लेता है। इस एक्सीडेंट के बाद ऑब्वियसली वॉटसन और फेडरिक काफी सदमे में थे, लेकिन अपना वादा पूरा करने के लिए वो जापान जाने का फैसला करते हैं। जापान में वॉटसन को जापानीज आर्मी का मेंबर यामाजामा वेलकम करता है और बताता है कि नोट्स किसी ओसाटो केमिकल नाम की कंपनी ने जब्त कर लिए हैं। ये कंपनी भी नेक्रोवेयर बनाती है और गवर्नमेंट को शक है कि वो विक्टर के नोट्स का इस्तेमाल कर रही है। तो वॉटसन, फ्राइडे, फेडरिक और यामाजावा अब केमिकल फैक्ट्री पहुंचते हैं जहां नोट्स को बहुत सिक्योरिटी से छुपाया गया था। एक तरफ कई जिंदा लाशें इन पर हमला कर देती हैं तो दूसरी तरफ वॉटसन और फ्राइडे को नोट्स मिल जाता है। फेडरिक और यामाजावा अकेले कॉप्स आर्मी का सामना करते हैं ताकि वॉटसन उन नोट्स को जल्द से जल्द जलाकर खत्म कर सके। वॉटसन ऐसा ही करने जाता है, लेकिन एन मौके पर उसे फ्राइडे की याद आ जाती है। असल में लाशों के अंदर आत्मा भरकर उन्हें वापस जिंदा करने का सपना फ्राइडे का था, जो मरने से पहले वॉटसन का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। इस बात को याद कर वॉटसन खुद को रोक नहीं पाता और फ्राइडे को सारे नोट्स एनालाइज करने का ऑर्डर देता है। ऐसा करते ही फैक्ट्री में एक अलार्म सेट ऑफ हो जाता है और चारों तरफ आग लगने लगती है। फ्राइडे की हालत भी बिगड़ने लगती है और वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, जो देख वॉटसन बहुत बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि इस तरह शायद फ्राइडे की आत्मा वापस आ सकती है। इसी बीच यहाँ फेडरिक और यामाजावा आ जाते हैं जो उसे इस आग से बाहर निकालते हैं। वॉटसन यहाँ बेहोश होने लगता है, लेकिन अंत में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। यह आदमी विक्टर के नोट्स उठा लेता है और रिवील करता है कि वो कोई और नहीं बल्कि द वन है, जिसे सबसे पहले विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने जिंदा किया था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम वॉटसन और फ्राइडे को यूएसएस रिचमंड नाम की जगह में देखते हैं। पता चलता है कि हेडली कल रात उन्हें बचाई थी। हेडली बताती है कि फ्राइडे कल रात के बाद बहुत वॉयलेंट हो गया है, इस वजह से उसे ड्रग की मदद से शांत किया गया है। यहाँ वॉटसन एनालाइज करता है कि हो ना हो फ्राइडे ने कल रात विक्टर की किताब को पूरी तरह समझ लिया है और वो उसे कुछ बताने की भी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट खुद फ्रेडरिक से बात करता है और वॉटसन के रिसर्च के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडरिक बहुत गुस्से में था क्योंकि एलेक्सी की चेतावनी के बावजूद वॉटसन ने विक्टर की किताब को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। इस वक्त वो किताब द वन के हाथ में है जो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ हम द वन को देखते हैं जिसने किताब की मदद से दुनिया भर के सारे कॉप्स आर्मी को अपने वश में कर लिया है। वो रिचमंड के अंदर के क्रू इंक्लूडिंग फ्राइडे को भी काबू में कर लेता है। ये मृत लोग अब प्रेसिडेंट और हेडली पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन हेडली इन सभी माइक्रोवेव को अपने स्पेशल पावर से हरा देती है। वो वॉटसन को बताती है कि उसे कुछ स्पेशल साउंड वेव्स क्रिएट करना आता है जिससे कि कॉप्स काबू में किए जा सकते हैं। यही नहीं, वो ये भी बताती है कि असल में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऑटोमेटॉन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है जिसे थॉमस एडिसन ने बनाया था। वो खुद भी इंसानों की तरह इमोशंस महसूस करना चाहती है, इसलिए वो वॉटसन को बचाई है ताकि वो उसे विक्टर के नोट्स के जरिए आत्मा तक पहुंचने का रास्ता बता सके। इसके बाद हेडली वॉटसन, फ्राइडे और फ्रेडरिक को एक सेफ हाउस पहुंचाती है जहां वो आगे की प्लानिंग कर सके। अब तक फ्राइडे बहुत वॉयलेंट होने लग गया था और एक फ्लैशबैक से हमें बताया जाता है कि पास्ट में फ्राइडे ने मरने से पहले वॉटसन से कहा था कि वो उसके शरीर को नेक्रोवेयर से जिंदा करे। फ्राइडे ने यह भी कहा था कि अगर उसे खुद कभी आत्मा के बारे में पता चलेगा तो वो वॉटसन को हिंट देगा। यह हिंट एक कलम था जो मरने से पहले फ्राइडे के पास था। तो प्रेजेंट टाइम में फ्राइडे वॉयलेंट होने लगता है, लेकिन वॉटसन उसे होश में लाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं फ्राइडे उसे पहचान पा रहा था और वो वही कलम वॉटसन की तरफ पॉइंट करता है, इंडिकेटिंग कि उसे सचमुच सोल का पता चल चुका है। खैर, किसी तरह वॉटसन फ्राइडे को शांत करता है और उसे द वन के पावर से आजाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एम अपना मोटिव सामने लाता है जब वो खुद द वन को किडनैप कर लेता है। द वन की आर्मी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि एम उन सभी को हेडली की भांति साउंड वेव से हरा देता है।
एम का मकसद पूरी दुनिया को एक कॉप्स आर्मी में बदलना था ताकि इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाए। वो चार्ल्स बैबेज की मदद से दुनिया के सारे कॉप्सेस को विक्टर की तकनीक से मैनिपुलेट करना चाहता था। इसीलिए वो वन और विक्टर की किताब लेकर लंदन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाते हुए वन किसी तरह ये किडनैपिंग वाली खबर वॉटसन तक पहुंचा देता है। उधर वॉटसन, फ्राइडे, हेडली और फेडरिक अब खुद भी एक सीक्रेट सबमरीन में सवार होते हैं ताकि लंदन पहुंचकर एम को रोक सके। वॉटसन बताता है वो और फ्राइडे मिलकर चार्ल्स बैबेज को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि एम का प्लान कभी कामयाब ही ना हो। तो आगे हम देखते हैं कि वॉटसन और फ्राइडे अपनी टीम के साथ चार्ल्स बैबेज पहुंचते हैं, जहां एम ने नोट्स की मदद से फेडरिक के प्रिजर्व ब्रेन को चार्ज कर लिया है। इस दिमाग को अब तक यहां पर छुपा कर रखा गया था और इसके बाद एम साउंड वेव्स की मदद से पूरी दुनिया में इंसानों को जीता जागता मशीन में बदलने लगता है। फेडरिक इस मशीन का पावर रोकने के लिए बिल्डिंग में दाखिल होता है, जबकि हेडली, फ्राइडे और वॉटसन एम को कन्फ्रंट करते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें एम जान से मारा जाता है, लेकिन इससे पहले कि द वन को पकड़ा जाता, वन हेडली और फ्राइडे को कंट्रोल में ले लेता है। वन यहाँ रिवील करता है कि उसने एम को रोकने के लिए ही वॉटसन तक किडनैपिंग की खबर भिजवाई थी। अब जबकि एम खुद रास्ते से हट चुका है तो वो अपना मकसद पूरा करेगा। यहाँ वन दुनिया के सारे कॉर्प्सेस का इस्तेमाल करके अपने लिए एक ऐसा शरीर तैयार करना चाहता था जहां उसकी ब्राइड की आत्मा प्रवेश कर सके। इसके लिए वो हेडली के शरीर को चुनता है और खुद के कॉन्शियसनेस को फ्राइडे में ट्रांसफर करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब होता, बिल्डिंग के अंदर एम पावर बंद कर देता है। इसके बाद फ्राइडे भी वॉटसन को याद कराता है सब कुछ एंड इन द एंड वन को मार गिराता है। इसके बाद हेडली भी धीरे धीरे वापस अपने आपे में आने लगती है। अब हेडली, एम और वॉटसन यहाँ से बाहर निकलते हैं, जहां वॉटसन हेडली को बताता है कि कहीं ना कहीं हेडली अपने खुद की कॉन्शियसनेस डेवलप करने लगी है क्योंकि उसने वन के पावर का सामना किया है। वहीं हेडली भी वॉटसन को इनकरेज करती है कि वो अपनी रिसर्च जारी रखे और फ्राइडे को पूरी तरह वापस लाने की कोशिश करे। हम देखते हैं कि कहानी वापस फर्स्ट सीन में पहुंच जाती है, जहां वॉटसन के पास अब विक्टर और एलेक्सी के नोट्स हैं जिनकी मदद से वो फ्राइडे को रिजरेक्ट करने में लगा हुआ है। एंड सीन में हम वॉटसन को लंदन के बीच में देखते हैं। वो अपने पार्टनर शर्लॉक होम्स के साथ आता है और उसकी रिसर्च सक्सेसफुल हुई है, यानी कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है हम सब समझ रहे हैं। अब ऑब्वियसली हमें डायरेक्टली तो कुछ नहीं बताया जाता, मगर हाँ, हम बैकग्राउंड में एक आवाज सुनते हैं जो उसे थैंक्स कहती है, सेइंग कि वो जो कुछ भी बन पाया है उसी के कारण बन पाया है। हो सकता है कि ये फ्राइडे हो। वहीं हेडली और एम भी अपनी लाइफ में खुश नजर आते हैं। यहीं पे इस फिल्म की कहानी खत्म। तो दोस्तों, ये थी फिल्म द एम्पायर ऑफ कॉर्प्सेस की पूरी कहानी। ये फिल्म एम्पायर ऑफ कॉर्प्सेस नामक नोवेल पे ही हेवीली बेस्ड है, लेकिन कहानी उससे काफी अलग मोड़ ले लेती है। बुक की कहानी कुछ ऐसी है कि 19th सेंचुरी में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने सोसाइटी के लेबर फोर्स के लिए मृत शरीरों को इस्तेमाल करने का तरीका निकाला था। जॉन वॉटसन, जो शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर है, उसे कॉर्प्स इंजीनियरिंग की पूरी नॉलेज है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड फ्राइडे के शरीर को नेक्रोवेयर के तहत जिंदा करता है और इस उम्मीद में ट्रेन करता है कि उसकी आत्मा वापस शरीर में लौट सके। आगे हम एम से मिलते हैं, जो असल में फिक्शनल किरदार माइक्रॉफ्ट होम्स है। अब माइक्रॉफ्ट होम्स कौन है? जो लोग शर्लॉक सीरीज देखे होंगे उनको पता होगा, ऑब्वियसली शर्लॉक का भाई। नाउ एम वॉटसन को विक्टर के नोट्स ढूंढने का काम सौंपता है। फिल्म में वॉटसन और फ्राइडे की दोस्ती को सेलिब्रेट किया गया है, जो कि नोवेल से अलग है। इस फिल्म में कुछ बातें अनक्लियर हैं, जैसे ये कि निकोलाई और एलेक्सी ने खुद को कॉर्प्सेस में क्यों बदल लिया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रशियन गवर्नमेंट वैसे भी उन्हें मारने वाली थी। ये सीन इस बात को प्रूव करती है कि विक्टर के नोट्स को बर्बाद करना जरूरी था। कहानी में द वन अपने प्यार को जिंदा करना चाहता था, जिसे ब्राइड कहा गया है, इसलिए वो भी विक्टर के नोट्स के पीछे पड़ा था। हम फिल्म में देखते हैं कि द वन, हेडली और एम सभी कॉर्प्सेस को साउंड यानी आवाज की तरंगों से कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन नोवेल में ऐसा मेंशन किया गया है कि मृत शरीरों के अंदर एक डोमिनेंट स्ट्रेन होता है जिसे इस आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनली एंड में हम देखते हैं कि विक्टर के नोट्स को वॉटसन ने अपने दिमाग में कहीं गुप्त कर लिया है ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। वहीं उसने अपनी पूरी मेमोरी डिलीट कर ली है, जहां अब वो शर्लॉक होम्स के साथ किसी नए मिशन पर है। फ्राइडे के दिमाग के अंदर भी विक्टर की किताब मौजूद है और वो अंत में वॉटसन को धन्यवाद देता है क्योंकि वो फाइनली कॉन्शियसनेस गेन करने लगा है।